सबको आ रही है मेरी? यस सर। ओके, एंड स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, चलो तो पिछली क्लास से आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग जेनर सॉरी यहाँ तक पहुंचे थे ना, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर कर लिया था हमने लास्ट क्लास में। यस सर, फुल वेव रेक्टिफायर तक। ओके, तो उससे आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले जो है जेनर डायोड कर लेते हैं। सर कितनी क्लासेस और लेगा अभी ये चैप्टर? आज की 2 हैं, परसों 2 हैं, 4, और उसके बाद फिर हो सकता है 1 या 2 क्लास और लें। सर मतलब नेक्स्ट वीक तक खत्म? हाँ, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। मैंने इस वीक के बाद 1 या 2 क्लास और लगेंगी। ओके सर। ठीक है, कैसा है, बोरिंग चैप्टर है? नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा था। ओके, अच्छा देखो, जेनर डायोड जो है ये जो है एक स्पेशल टाइप का डायोड है। हमारे सिलेबस में जो है 4 तरह के स्पेशल डायोड है, तो उसमें से एक जेनर डायोड है। तो जेनर डायोड की जो होता है एक्चुअली क्या होता है, हेवीली डोप्ड होता है। पीएन जंक्शन, अगर हेवीली डोप, सॉरी पीएन जंक्शन नहीं, हेवीली डोप पी साइड एंड एन साइड है, ठीक है। तो अगर ये हेवीली डोप्ड है तो इसकी डिप्लेशन लेयर थिन होगी या थिक होगी? थिन होगी। थिन होगी, तो उसकी डिप्लेशन लेयर बहुत थिन होती है। ठीक है, और थिन डिप्लेशन लेयर होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि dV बाय dr होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर R आपका कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, तो काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि आपको जो थिकनेस होती है वो माइक्रोन में होती है डिप्लेशन लेयर की। माइक्रोन में अगर थिकनेस है तो ये 10⁻⁻⁶ आएगा अपॉन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी हाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका खास बात क्या है जेनर डायोड की, इसका यूज क्या है? पहले तो ये जो है एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज होता है। और डीसी वोल्टेज रेगुलेटर इसकी तरह यूज होता है ये। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है एक्चुअली, जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग करते हैं जेनर डायोड की, जेनर डायोड को जो शो करते हैं, शो करने का तरीका इसका ऐसे होता है। ऐसे शो करते हैं जेनर डायोड को। ठीक है, तो इसकी जब आप बायसिंग करोगे फॉरवर्ड और रिवर्स, तो डायग्राम तो को पता ही है फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग का, बैटरी लगाना उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली। तो इसका जो डायग्राम वो बनेगा, ग्राफ बनेगा, जो फॉरवर्ड का तो ऐसे बनेगा, ये तो खैर ठीक है। ये आपका करंट है, ये मिली एम्पियर में होता है, आपको पता है ज्यादा होता है। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। जब से रिवर्स बायस करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, हमें यहाँ से ऐसे बनता है और फिर यहाँ जाके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ऐसे लग। तो यहाँ पे
इस पॉइंट पे आपने रिवर्स बाइसिंग चल रही है, ठीक है, तो ये रिवर्स वोल्टेज आपकी, ये रिवर्स वोल्टेज है, ये रिवर्स करंट है, माइक्रो एम्पियर में आता है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद आप देख रहे हो कि आप अगर वोल्टेज बढ़ाओगे या कोई भी चीज आप चेंज करोगे अगर, तो क्या होगा, इसकी वोल्टेज फिक्स हो गई। यहाँ पे जो रिवर्स वोल्टेज है इसकी वो फिक्स हो गई, तो जेनर डायोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज फिक्स हो जाएगी, इसकी वोल्टेज चेंज नहीं होगी इसके बाद। तो आप कुछ भी वोल्टेज लगाते रहो रिवर्स में, इसकी वोल्टेज क्या चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ये वोल्टेज कांस्टेंट हो गई यहाँ पे, तो आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है इसके अक्रॉस, जेनर डायोड के अक्रॉस, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो एक कब क्यों होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में ये जो है कांस्टेंट वोल्टेज देता है। क्यों देता है वो भी देखेंगे अभी। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके। अब जब आप जेनो डायोड यूज करते हैं तो पहले तो ये रिवर्स बायस होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा इसका। ठीक है, इसकी जो दूसरी वोल्टेज होनी चाहिए, शुड बी क्या होना चाहिए, मोर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए, लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए। उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, वीजेड जो होता है उसको। आपकी जो वोल्टेज है मोर देन होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, मैंने नेगेटिव साइड मैग्नीट्यूड की बात करूंगा मैं। मोर देन होनी चाहिए ब्रेकडाउन, तभी आपका वो कांस्टेंट वाला पॉइंट आएगा ना। अगर लेस देन होगी फिर तो पॉइंट आएगा ही नहीं, फिर तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, लेस देन तो ये वाला पॉइंट आ जाएंगे। तो या तो वेरिएबल वोल्टेज है, तो इससे ज्यादा आपकी वोल्टेज होगी तभी वो ब्रेकडाउन शो करेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भी होनी चाहिए, तो उसकी एक लिमिट होती है जहां तक कि ब्रेकडाउन का मतलब होता है। बस उसके ना अभी देखेंगे ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है एक्चुअली, जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हो उसकी, तो रिवर्स बाइसिंग में डिप्रेशन लेयर होती है यहाँ पे। अगर आप हाई वोल्टेज लगाओगे, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, तो क्या होगा, मान लो पी है, ये एन है, रिवर्स बाइसिंग है, तो ये आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया और ये आपने पॉजिटिव से किया, ठीक है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला है यहाँ पे, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको अट्रैक्ट करेगा तेरे को, ये मेजोरिटी कैरियर है यहाँ पे, है ना। और डिप्लीशन लेयर में ये यहाँ पे भी होंगे। तो जब बहुत हाई वोल्टेज लगेगी तो ये क्या करता है, रप्चर कर देता है बॉन्ड्स को। अभी आगे लिखेंगे हम ध्यान से। तो ये रप्चर जब बॉन्ड को करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अक्रॉस फ्लो कर जाएंगे, पूरा रीजन लिखेंगे उसका। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज बहुत हाई होनी चाहिए, कम वोल्टेज से आपका काम नहीं चलेगा, वोल्टेज काफी हाई होनी चाहिए। लेकिन एक लिमिट तक होती है, उससे अगर ज्यादा करंट आपने फ्लो कराया तो जल भी सकता है। तो जो इसका करंट है should be less than maximum general current, which depends on the
पावर रेटिंग ऑफ सर जेनर करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया आपने? आई जेड है ये। ओके सर। गिवन डायोड, ठीक है। तो ये पावर रेटिंग मतलब आपको पता होती है कितनी पावर रेटिंग है, दी रहती है आपको, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पे जब हम ये लगाते हैं जब हाई रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट पुल द minority carriers from parent atom। जैसे आपने यहाँ पे प्लस लगाया तो ये प्लस वाला क्या होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे पी साइड में, तो ये पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर लेगा और खींच लेगा, है ना। तो स्पेशली जंक्शन के पास में जो होंगे, तो यहाँ पे जो है माइनॉरिटी कैरियर को यहाँ से खींच लेगा। ऐसे ये नेगेटिव वाला जो है ये तो खैर होल को तो खींचना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये मेनली जो प्लस वाला है ये इधर के माइनॉरिटी कैरियर के जो इलेक्ट्रॉन है पी साइड में उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ब्रेक हो जाते हैं, इसके बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वहां से काफी ज्यादा फ्लो होने लगते हैं आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज। फ्रॉम द पेरेंट एटम इलेक्ट्रिक फील्ड पुल द मैग्नेटिक कैरियर फ्रॉम द पेरेंट एटम, मैग्नेटिक कैरियर फ्रॉम द पेरेंट एटम, you can say so many electron flow from p side to n side, ठीक है। तो इसलिए एकदम से करंट जो है बढ़ जाता है आपका, तो जब ये रप्चर होता है बॉन्ड का उस टाइम पे करंट बढ़ जाता है, तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये रप्चर होता है और फिर ये करंट एकदम से बढ़ जाता है। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। जब आप हाई वोल्टेज लगाओगे, इससे ज्यादा वोल्टेज लगाओगे जब, तब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और वो जो है इलेक्ट्रॉन को रप्चर करके अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये रीजन है कि क्यों हाई करंट फ्लो होता है। ठीक है। दूसरा ब्रेकडाउन का मतलब कई बच्चे समझते हैं कि ये डायोड खराब हो गया, तो डायोड खराब नहीं गया। ब्रेकडाउन जो होता है कि केवल बॉन्ड रप्चर होते हैं और फिर वो बार बार घूम के इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन होता रहता है, और अगर जैसे आप फील्ड को हटाओगे तो दोबारा ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है नॉर्मल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायोड खराब तब होगा अगर वो करंट की वैल्यू सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जनरल करंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ब्रेकडाउन इज नॉट अ बैड थिंग। तो हम यूजुअली इसको ब्रेकडाउन रीजन में ही यूज करते हैं जनरल डायोड को। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके। तो ये स्पेशल डायोड था। अब पिछली बार जो हम लोग पढ़ रहे थे हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें एक चीज और थी जो है फिल्टर सर्किट। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन दिया हुआ है तो थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। तो कई बार हमें क्या करना होता है, हमें एसी और डीसी को अलग अलग करना होता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो उसमें एसी और डीसी दोनों आ जाते हैं, तो मान लो हमें एसी डीसी को अलग करना है, तो यू हैव द फिल्टर सर्किट फॉर दिस, and there are two kind of filter circuit. One is inductor
फिल्टर। तो इंडक्टर किसको रोकता है, एसी को या डीसी को? बताओ, इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो हाई होता है किसके लिए होता है, एसी के लिए डीसी के लिए? हाँ, जो इंडक्टर होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी का वेरी करता है ना, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी आपकी ओमेगा एल, तो वो ज्यादा होगा, तो एसी को रोकता है। तो अगर हम ऐसे लगा दें यहाँ पे इंडक्टर, और ये मान लो आपका ये रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर ने कन्वर्ट कर लिया उसको जो है पहले, तो फिर उसमें भी मान लो कोई मिक्स होके आ गए, थोड़ा बहुत एसी डीसी मिक्स होके आ गई, तो फिर उसमें जो है ये आपका जो इंडक्टर है ये वाला, ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा एसी को, बट अलाउज डीसी। तो डीसी करंट जब फ्लो करेगा यहाँ पे, तो उसको आपके इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी कुछ, वो वोल्टेज आप एज आउटपुट ले लोगे। तो जो भी आपका ये रेसिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लोड रेसिस्टेंस। इसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, और वो कैसा होगा, वो डीसी होगा। तो इसको बोलते हैं इंडक्टर फिल्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है फिल्टर? दूसरा में मैं आता हूँ, दूसरा हो सकता है कैपेसिटर फिल्टर। ये वाला क्लियर हुआ नहीं हुआ, इंडक्टर वाला? क्लियर है सर। ओके, कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर जो होता है ये किसको अलाउ करता है? एसी। एसी को। बोला डायग्राम बनाया था हमने ऐसे वाला, एसी को अलाउ कर देता है कैपेसिटर। तो हम क्या करते हैं इसमें कि यहाँ से हम इसको कैपेसिटर को लगा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ से करंट आया मान लो, तो एसी वाला करंट यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन डीसी वाला निकलेगा, तो डीसी वाला आगे चला जाएगा। आगे आप एक रेजिस्टेंस लगा लो यहाँ पे, तो जब इस पे आओगे तो यहाँ पे कौन सा करंट होगा, डीसी। यहाँ पे तो एसी प्लस डीसी था, एसी वाला यहाँ चला गया, एसी वाला यहाँ चला गया, और डीसी वाला जो है यहाँ से घूम के आएगा। तो आपको इसके अक्रॉस जो करंट मिलेगा वो डीसी करंट मिलेगा, तो वोल्टेज आपको जो मिलेगी वो स्टेबल वोल्टेज मिलेगी। तो द आउटपुट यू गेट हियर इज डीसी आउटपुट या कांस्टेंट आउटपुट। ठीक है, बिकॉज एक्सी जो होता है इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर डीसी। तो डीसी को अलाउ नहीं करेगा, डीसी यहाँ से घूम के आएगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, तो ऐसे ना जब जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे फ्यूचर में, इंजीनियरिंग वाले बच्चे, तो उनको कई सारी चीज़ें ऐसे करनी पड़ती हैं, कई सारे फिल्टर और कई सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जब पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो आगे चलें। यहाँ तक डन है सबको, किसी को डाउट तो नहीं कोई? क्लियर है सर। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, फिर अगले टॉपिक में मूव करेंगे जो पिछली बार हमने करने थे, अब कर लेते हैं। अच्छा, ये बताओ जैसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ diffusion current in a junction diagram?
क्या आंसर होगा इसको? T2 है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन है select the correct statement in a full wave rectifier. Two diode work alternately in a full wave rectifier. Two diode work सर बहुत शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। शोर आ रहा है? अच्छा। The efficiency of full wave and half wave rectifier is same. Full wave rectifier is bidirectional. क्या सही है इसमें? बी। फुल वेव रेक्टिफायर टू डायोड वर्क अल्टरनेट। क्या बी सही है? नहीं सर, अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट होगा ना, ये सही होगा ना। एक बार एक डायोड काम करता है, एक बार एक करता है ना। एक बार ऊपर वाला करता है, एक बार नीचे वाला करता है, तो ये सही है। दूसरा वाला गलत है। तीसरा वाला कह रहा है कि इसकी सेम होती है, गलत है ये भी। फुल वेव की ज़्यादा होती है। चौथा कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर इज बाय डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन होता है कि करंट जब फ्लो करता है तो एक बार ऐसे करता है लोड रेजिस्टेंस में और दूसरी बार भी ऐसे करता है, तो यूनि डायरेक्शन है वो, बाय डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है फर्स्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ब्रिज रेक्टिफायर, एक जगह रेक्टिफायर और होता है, इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर चार डायोड वो है इज शोन इन फिगर। Alternating input is given across A and C if output is taken across BD, then it is A has 0, P है same as input, C है half wave rectified और D है full wave rectified।
ये इसका डायग्राम है। और पॉइंट जो है ये ए है, ये सी है, तो इसमें कैसे होगा? इनपुट इज अक्रॉस ए एंड सी। इसके अक्रॉस जीरो जीरो। अच्छा, हो सकता है। अगर आप ऐसे इनपुट लगाओगे तो क्या होगा? ये वाला रिवर्स बायस, ये वाला भी रिवर्स बायस, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। यस सर। और अगर आप इसको माइनस करते हो, इसको प्लस करते हो, आपकी बार ये रिवर्स बायस हो जाएंगे दोनों। तो दोनों साइड में रिवर्स बायस आ रहा है, अगर एक अपोजिट हो जाता फिर करंट आ जाता। तो दोनों केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर दोनों केस में करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट शुड बी जीरो। बाकी लोग भी निकाल लो, देखो खुद निकालो, देखो। ठीक है, आया बाकी लोगों का? अगर हम एसी के अक्रॉस पॉजिटिव इनपुट लगाते हैं तो दोनों तरफ डायोड कंडक्ट नहीं करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ना तो यहाँ से करेगा ना यहाँ से करेगा, तो करंट आएगा ही नहीं इसमें, तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा इसके अक्रॉस कुछ। और अगर इधर नेगेटिव लगाते हो, इधर पॉजिटिव लगाते हो, तो ये वाला डायोड नहीं करेंगे फिर। तो तब ये नहीं चलेगा। दोनों केस में जो है कंडक्ट नहीं करेंगे, या तो ये वाला डायोड नहीं करेंगे दोनों, या ये दोनों नहीं करेंगे। तो आपका सर्किट में करंट कैसे आएगा? तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा यानी। ठीक है, इज इट ओके? आउटपुट मान लो यहाँ पे एक टाइम पे दो डायोड तो काम करेंगे। एक टाइम पे दो डायोड काम तो करेंगे, उससे आउटपुट मिल जाएगा। कौन से दो काम करेंगे? अगर मान लो मैं इसको प्लस लगाता हूँ और इसको माइनस लगाता हूँ, ठीक है, कौन से काम करेंगे? माइनस साइड वाले तो वो दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए। मान लो D1, D2, D3, D4, कौन सा काम करेगा? D3 और D4। D3 और D4 फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। अगर मान लो फॉरवर्ड बायस है, ये क्योंकि यहाँ माइनस है, आप कह रहे हो ये माइनस है इसलिए फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? मतलब करंट कहाँ से आएगा? इनपुट तो ये है ना, तो करंट ऐसे थोड़ी फ्लो कर सकता है। इनपुट से करंट, बैटरी से करंट तो लोगे या नहीं लोगे? तो अगर बैटरी से करंट लोगे तो कैसे जाएगा वो? पॉसिबल नहीं है ना, मतलब बैटरी से यहाँ से करंट नहीं जाएगा तो यहाँ से भी नहीं जाएगा, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कंडक्ट तो करेगा, ये दोनों कंडक्ट तो करेंगे, लेकिन उससे कोई इनपुट आपको मतलब सर्किट में फ्लो नहीं होगा कुछ करंट, तो आपको यहाँ पे आउटपुट भी नहीं मिलेगा इसके अक्रॉस आरएल में, बीडी के अक्रॉस। क्लियर हुआ? एग्जैक्टली। ओके, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? Which of the following is not rectifier? यानी कौन सा रेक्टिफायर की तरह बिहेव नहीं करेगा?
ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, इसको यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो आप, ऐसे दिखा रखा है इन्होंने। सीओडी सेम हो गया। सीओडी इसमें सेम दे रखे हैं। देखो चलो आंसर देखो कौन सा होना चाहिए, गलत दे रखा है कुछ इसमें, तो एक को रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ हो सकता है वही आंसर होगा। वही होगा। ऊपर वाला रिवर्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो मैं रिवर्स कर देता हूँ, एक को इसको कर देते हैं रिवर्स। अब क्या आएगा आंसर? सर सी में जो है एक्सटेंडेड वायर, इसका मतलब क्या है? मतलब मैंने ये है, जैसे हम लोग यहाँ ऐसे दिखाते हैं ना, हम लोग तो यूँ दिखाते हैं ना, ये RL ऐसे लगा के, इन लोगों ने घुमा के लगा दिया यहाँ। एक्सटेंड मतलब बाहर निकली हुई ये, जैसे यही पूछ रहा था। तो ऐसी निकल गई होगी, है नहीं इसमें, इसमें भी हाँ वैसे भाग दिखा रखे इन्होंने, कुछ कोई मीनिंग नहीं है ऐसी। बताओ आंसर क्या होगा चारों में से, कौन सा जो है रेक्टिफाई की तरह बिहेव नहीं करेगा? डी। बी। अच्छा बाकी लोग? सर ए भी तो हो सकता है। कैसे? सर यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ना। हाँ तो क्या हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर लेगा। यस सर। हाफ वेव तो है ही नहीं है। बी वाला करेगा, बी वाला ऐसे करेगा तो ये भी फ्लो नहीं करेगा ऐसे में, ये वाला आपका रिवर्स बायस है, और जब करंट ऐसे फ्लो होना होगा तो ये वाला नहीं करने देगा, तो इन बोथ द केसेस करंट विल नॉट फ्लो। तो ये जो है इज नॉट अ रेक्टिफायर। इस केस में आप देखोगे थर्ड केस में तो ये ऐसे फ्लो कर जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे बीच में दिखा सकते हो ना वायर को, मैंने करंट ऐसे आएगा और यहाँ से आके यहाँ चला जाएगा, और जब दूसरी बार फ्लो होगा तो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से फ्लो के निकल जाएगा, मतलब बट वी कैन से कि यहाँ से आया और यहाँ से घूम के यूँ चला गया। तो करंट फ्लो कर सकता है यहाँ पे, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी करंट एक बार ऐसे आएगा और एक बार जो कुछ और डायरेक्शन से आ जाएगा। अगर उल्टा डी में नहीं करेगा सर।
डी नहीं करेगा? जैसे इसने मैं बोला था रिवर्स ये नहीं करेगा डी वाले में ऊपर वाला तो करेगा ही, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया तो सर। करंट ऊपर यहाँ वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। से कैंसिल कैंसिल कैसे होगा मतलब? सर आप सी और डी में यही तो डिफरेंस है कि ऑलरेडी पॉजिटिव D1 T2 है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? अगर ये मान लो फॉरवर्ड बायस हुआ, अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव है मान लो, तो ये फॉरवर्ड बायस है और ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, तो ये गाइड फॉरवर्ड बायस है, तो करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से घूम के चला जाएगा यूँ, तो ये जो है ऐसे चला जाएगा। और अगर जब रिवर्स बायस वाला केस आएगा तो ये वाला डायोड तो काम करेगा ही, नीचे वाला उल्टे वाले हैं मान लो, तो रिवर्स वाले में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, उल्टा मान लो ये तो होता है पॉजिटिव, ये होगा। अच्छा इस वाले केस में इसका क्या होगा? नीचे वाला डायोड का ये रिवर्स बायस है तो ये तो कुछ करेगा नहीं। उल्टे वाले दूसरे केस में क्या होगा? ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। वेट, सर सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम बताई आपने, क्यों नहीं करेगा? कौन सा केस? बी केस? यस सर। बी वाला तो साफ ही है यार, एक बार फॉरवर्ड कैसे काम करेगा बताओ ये? अगर मान लो करंट ऐसे आता है, इसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो करंट यहाँ आएगा, फिर ये तो रिवर्स बायस है ना, लेकिन ये कैसे जान देगा करंट को आगे? अगर ये फॉरवर्ड है तो ये वाला उसके अपोजिट है, ये रिवर्स बायस कर रहा है, सेम हो जाएगा, फिर भी बात हुई है। करंट को जाने नहीं देगा ना ये। अरे यस सर। तो करंट ऐसे जा नहीं सकता, इसलिए काम नहीं करेगा ये। यस यहाँ सर पे- समझ गया। ठीक है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे क्योंकि ये रास्ता है तो यहाँ से निकल के चला जाएगा करंट। इस केस में जो है ये फॉरवर्ड है, ये नीचे वाला भी फॉरवर्ड ही है, तो अगर नीचे वाला भी फॉरवर्ड है तो ये भी कंडक्ट करेगा, तो यहाँ भी आपका सर्किट बन सकता है, तो करंट यहाँ से भी जा सकता है। लेकिन अगर करंट यहाँ से जाएगा तो फिर क्या होगा आपका कि शॉर्टकट मिल जाएगा उसे। हाँ हो सकता है इस केस में प्रॉब्लम हो कि सारा करंट यहाँ से फ्लो हो रहा हो, इसलिए इन्होंने डायग्राम वो ना किया हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको दो रास्ते मिलेंगे करंट को, यहाँ से आएगा, एक रास्ता उसे यहाँ से मिलेगा जाने के लिए RL से, और एक रास्ता यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ की रेजिस्टेंस कम है तो सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, और इसलिए जो है RL के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी आपको, तो इसलिए शायद ये गलत होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर ये करंट ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद अब नीचे जाएगा, तो नीचे जाने के इसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ से है, एक रास्ता यहाँ से है। तो अगर यहाँ से आता है तो ये भी फॉरवर्ड बायस दिखेगा इसे, तो यहाँ से चला जाएगा करंट, तो सारा करंट यहाँ से चला जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, तो ये रास्ता ले लेगा ये। और अगर हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स में तो दोनों ही कंडक्ट नहीं करेंगे, तब तो होगा ही। हाँ तो ठीक है, इसलिए उन्होंने शायद वो डायग्राम सेम बना रखा है, कुछ और डायग्राम होगा, ये वाला हो सकता है डी वाला, उसको छोड़ देते हैं डी वाले ऑप्शन को। इन तीनों में से अगर देखें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन जेनर डायोड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एक सर्किट है, सॉरी 500 ही है। क्वेश्चन है करंट फ्लोइंग थ्रू 1 किलो ओम resistor is
बी 86 का आंसर। 5 एम्पियर। ये जनरल डायोड है तो वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा ये, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 5 वोल्ट की रहेगी हमेशा। तो अगर ये 5 वोल्ट होगी तो करंट कितना होगा? 5 मिली एम्पियर। समझ में आया सबको? जनरल डायोड क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रखता है ना, तो उसके जो वोल्टेज दी हुई है रेटिंग ये कांस्टेंट रखेगा अपनी वोल्टेज को। तो 5 वोल्ट रखेगा तो उससे आप करंट निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी जनरल डायोड का है। If the voltage between terminals A and B is 17 volt and Zener breakdown voltage is 9 volt, then the potential across R is ना कैपिटल R है, R is, डायग्राम ऐसा है। एट वोल्ट। बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्या आंसर आएगा? 8 जनरल वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो जनरल वाला जो वोल्टेज है यहाँ पे कितना दिया हुआ हमें? 9। तो इसके अक्रॉस तो हमेशा 9 ही रहेगा, और इसके अक्रॉस 17 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा फिर? 8 हो जाएगा। आंसर इज 8। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर if input AC has frequency nu, the output frequency of the current is क्या आएगा? 2 न्यू। 2 न्यू। फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसका आंसर जो है 2 न्यू होगा, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। In the circuit
zone below maximum output voltage V naught is ये वी आई है, ये है फिर ऑप्शन है हमारे पास। देखो हाँ हम समझ गए। फाइव वोल्ट 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट करेक्ट है।
आया बाकी लोगों का आंसर? अगर इसे फॉरवर्ड बायस करेंगे तो करंट कैसे जाएगा? मतलब इसे फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये ऐसे जाएगा करंट यहाँ से, फिर यहाँ से जाने के बाद उस पर दो रास्ते हैं, तो यहाँ से जाएगा करंट या फिर यहाँ से घूम के आएगा। तो यहाँ से घूम के आएगा यूँ, फिर जाएगा बाहर। दो रास्ते हैं करंट के, तो ये दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में मान सकते हैं और ये उसके पैरेलल में है। उससे सोचो कि करंट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, तो वोल्टेज कितनी कितनी आएगी। Yes, sir. Yes, sir. देखो हाँ जी, हुआ नहीं हुआ आप लोगों का भी? ओके सर। नहीं, बाकी लोगों का नहीं हुआ अभी? कृष्णा आया, आंसर नहीं आया?
नहीं आया सर अभी। नो, इसमें इतना क्यों सोच रहे हो भाई? देखो ये वाला डायोड तो कंडक्ट नहीं करेगा, अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ये तो करेगा नहीं कंडक्ट। अगर ये फॉरवर्ड बायस करोगे इसको, मतलब ऐसे करोगे या प्लस लगाओगे तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स होगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा तो करंट कहाँ से आएगा? करंट यहाँ जाएगा, तो आप ये मान सकते हो कि ऐसे बन जाएगा। उसके बाद जब यहाँ करंट आएगा तो यहाँ निकल फिर ऐसे हो जाएगा ये। और फिर ये आउटपुट ऐसे ये बन जाएगा सर्किट आपका। अब जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस कितनी है? मैक्सिमम 10 वोल्ट हो सकती है। अगर 10 वोल्ट का डिफरेंस लगाओगे यहाँ पे तो इसके अक्रॉस तो 0 वोल्टेज होगी लगभग, हालांकि इसके अक्रॉस भी कुछ होती है लेकिन 0 मान सकते हो। तो 10 वोल्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब अगर 10 वोल्ट यहाँ होगा तो इसके अक्रॉस तो 10 वोल्ट होगा, लेकिन हमें किसके अक्रॉस चाहिए? हमें इसके अक्रॉस चाहिए। इसके अक्रॉस कितना होगा? करंट यूं जा रहा है, इन दोनों के अक्रॉस बराबर होगा, इसके और इसके, तो इसके अक्रॉस भी 5 होगा, इसके अक्रॉस यस सर। इसलिए 5 आएगा ना आंसर। यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ? सीरीज पैरेलल यस वाला सर। है ना, सीरीज पैरेलल। एक बार आपने डायोड अगर समझ लिया फिर तो सीरीज पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन देखना बस। चलो आगे चलें। बाकी लोगों को क्लियर है सबका? आगे हमारे जो स्पेशल टाइप का एक और डायोड है वो है फोटो डायोड। जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर आप इस पर लाइट डालोगे तो ये कंडक्ट करेगा। अगर आप लाइट डालेंगे इस पर तो कंडक्ट करेगा, करंट इससे फ्लो होगा। यानी इसकी जो डिप्लीशन लेयर है उसके बीच में जो एनर्जी बैरियर है वो आपका एच न्यू के बराबर होगा। अगर आपने एच न्यू से ज़्यादा डाल दिया तो आपके ये जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये आपका डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर आपने लाइट डाली तो ये करंट कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें से हो सकता है। तो ये जो होता है यूजुअली जो इसका यूज होता है वो लाइट को मेजर करने के लिए होता है। अब जब लाइट को मेजर हम करते हैं तो इसको जो हम रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। क्यों करते हैं रिवर्स बायस में? क्योंकि हमें लाइट डिटेक्ट करनी है। और जब लाइट को डिटेक्ट करते हो तो इसका जो रिवर्स करंट है एक्चुअली वो प्रोपोर्शनल होता है लाइट की इंटेंसिटी के। फॉरवर्ड वाला प्रोपोर्शन नहीं होता, वो भी वेरी करता है लेकिन प्रोपोर्शन नहीं होता। लेकिन जो बैकवर्ड होता है रिवर्स करंट होता है रिवर्स सैचुरेशन जो करंट आता है इसका इज प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। तो जो भी लाइट होगी उसके प्रोपोर्शनल आपको करंट मिलेगा, और फ्लक्स भी बोलते हैं इसको। तो लाइट का जो भी इंटेंसिटी होगी उसके प्रोपोर्शनल करंट मिलेगा, तो आप उससे मेजर कर सकते हो कि कितनी लाइट है। जैसे उसमें करते हैं ना क्रिकेट मैच में, देखा होगा आपने, वो एम्पायर देखते हैं लाइट कितनी है तो एक मीटर सा लगा के देखते हैं। यस सर। है ना, तो वो यही ऐसा कुछ है कि अब लाइट गिरेगी तो करंट फ्लो होगा, करंट को मेजर कर लेंगे। तो मान लो उनको बोल रखा है कि अगर 100 एम्पियर से कम का करंट होगा तो आपको मैच नहीं कराना 100 माइक्रो एम्पियर से, तो जो भी उनका एक होगा स्टैंडर्ड, तो ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हो। इसका जो एक तो एक चीज में पूछते हैं, ये बोर्ड के हिसाब से पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, रिवर्स में क्यों इसको वो करते हैं। दूसरा इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी पूछते हैं। अगर आप ग्राफ बनाओगे इसका करंट वर्सेस वोल्टेज, इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है।
ये माइक्रो एम्पियर में है क्योंकि रिवर्स करंट कम होता है काफी। तो यहाँ पे जो ये I1 I2 ये जो इंटेंसिटी है, अगर आप इसको लिखोगे तो ये यहाँ शुरू करते हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, लाइट की इंटेंसिटी है। तो इसमें से कौन सी ज्यादा होगी, I1 या I3? I1 ज्यादा होगी, I3 ज्यादा होगी? I3 के लिए करंट ज्यादा आ रहा है, I1 के लिए करंट ये आ रहा है, तो कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है? I3 ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बनेगा। और जो ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है ये बिना इंटेंसिटी के है, तो बिना इंटेंसिटी के आप इसको रिवर्स बायस करोगे तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ करंट उस पर फ्लो करेगा। तो इसको हम बोलते हैं डार्क करंट, क्योंकि बिना लाइट के है। इसको बोलते हैं डार्क करंट। ठीक है, अब इसके ये ग्राफ है, उसके अलावा इसके यूजेस पूछते हैं। तो सीबीएसई में भी पूछते हैं ग्राफ? हाँ, सीबीएसई में ही पूछते हैं। मैंने ये सीबीएसई के लिए ही है, इन फोटो डिटेक्शन ऑफ फॉर ऑप्टिकल सिग्नल। फोटो डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, लाइट ऑपरेटेड स्विच, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइस, उसके अलावा लॉजिक गेट में, लॉजिक गेट आप पढ़ोगे भी थोड़ी देर में, मैंने अगली क्लास में पढ़ोगी, लॉजिक गेट्स, और कंप्यूटर में पहले टेप यूज होते, उनको रेडी करने में इसका यूज होगा। तो ये सारे इसके यूजेस हैं फोटो डायोड के। ऑप्टिकल सिग्नल, लाइट ऑपरेटेड स्विच, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइस, लॉजिक गेट्स एंड रीडिंग कंप्यूटर पंच्ड कार्ड और टेप एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। लेफ्ट साइड दिखा दीजिए। सॉरी, लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, एक डन सर। डन। ओके, एलईडी में जो है उल्टा होता है। एलईडी में क्या होता है कि आप करंट को फ्लो कराते हो और लाइट निकलती है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में वो करता है कन्वर्ट, और ये जो होता है एक्चुअली इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं। पिछले वाला आपका रिवर्स बायस था, ये फॉरवर्ड बायस है एलईडी। तो इसका डायग्राम बनाओगे तो सर लाइट निकलेगी
आप लोग जानते हो एलईडी तो काफ़ी यूज हो रही है आजकल। इसमें जो है ये आपका पी साइड है और ये एन साइड है। इसको पी साइड को थोड़ा पतला बनाया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं क्यों पतला बनाया गया है। इस पर जब आप करंट फ्लो कराओगे एक्सटर्नल बायसिंग करके फॉरवर्ड, जब बायसिंग करोगे तो यहाँ से क्या होगा, लाइट निकलेगी बाहर, ठीक है। अब अगर आप ग्राफ बनाओगे इसमें इंटेंसिटी और वोल्टेज का, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये अलग अलग लाइट के लिए है, तो ये ब्लू के लिए है, ग्रीन, येलो, रेड। इसमें लाइट कैसे निकलता है? बाकी डायोड के फॉरवर्ड ऐसे में तो नहीं निकलता था। हाँ, क्योंकि इसकी जैसे हमने पिछला वाला डायोड देखा था, पिछला डायोड में क्या हुआ था कि आपने जब लाइट डाली तो उसकी वो जंप कर गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो जंप कर गए, तो उससे आपकी करंट फ्लो हुआ। तो यानी इसकी जो ये वाली जो वेवलेंथ है एच न्यू और इसकी जो बीच की एनर्जी गैप होगा वो कंपेरेबल होंगे, तभी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, अभी देखते हैं। यहाँ पे जब आप करंट को फ्लो कराओगे, एक्चुअली इसकी वर्किंग क्या है, ये बनानी पहले सबने, ये क्लियर है सबको, इसका मिस तो नहीं हुआ? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, ऑन फॉरवर्ड बायसिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो आपके एन साइड से पी साइड मूव करते हैं, और होल कहाँ से मूव करेंगे, होल को अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो वो पी वाले जो होंगे वो एन तक को आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे। ये आपका मान लो पी साइड है, ये एन साइड है। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर आपके होल हैं, माइनॉरिटी कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर जो है होल है। फॉरवर्ड बायसिंग की आपने तो होल आपके इधर को आएंगे और इलेक्ट्रॉन आपके इधर को आएंगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इधर को आए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ तो मेजॉरिटी कैरियर थे एन साइड में, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जब होल इस तरफ आएंगे तो माइनॉरिटी कैरियर हो जाएंगे, तो दोनों तरफ माइनॉरिटी कैरियर काफी सारे हो गए, तो यहाँ काफी सारे होल हो जाएंगे और यहाँ काफी सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे एन साइड से, मान लो इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से कंबाइन हो जाएगा। जब ये कंबाइन होगा तो उस समय एनर्जी रेडिएट होती है, और वो एनर्जी अगर विजिबल रेंज में आ गई तो क्या होगा, आपको फिर ये लाइट यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो ये सब में प्रोसेस होती होगी, लेकिन किसी में हो सकता है इंफ्रारेड में आता हो, किसी में अल्ट्रावायलेट में आता हो। ये तो अगर ये विजिबल में आएगा जिसमें, तो वहां पे आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी। क्लियर हो गई? यस सर। आफ्टर गोइंग अदर साइड कंबाइंस विद इलेक्ट्रॉन, अगर जाएगा तो होल से, और होल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस emit energy, and in LED, सर पी और एन दोनों में यही सेम होगा ना? हाँ दोनों तरफ होगा सेम। In LED this energy lies in visible region। तो ये जो एनर्जी निकलेगी वो विजिबल रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, मतलब विजिबल रीजन लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। लाइट रेंज
इसलिए आपको वहाँ से लाइट आती हुई दिखाई देगी। तो ये इसलिए एलईडी का ऐसे होता है, ठीक है। तो एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड बायस किया जाता है, रिवर्स बायस करोगे तो ये खराब हो जाती है, रिवर्स बायस इस केस में काम नहीं करता। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है इन केस ऑफ रिवर्स बायस। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं? यूज तो काफी सारे आप लोग देख ही रहे हो आजकल। बर्गलर अलार्म, इन कैलकुलेटर्स। आपने ये कैलकुलेटर जब आपने देखा होगा तो कैलकुलेटर में से 8 हट बना जाता है, ध्यान दिया आप लोगों ने? यस सर, यस सर। तो ये जो 8 होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली एलईडी होते हैं यहाँ पे लगे हुए ऐसे। तो जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो, मान लो आपने कुछ कैलकुलेशन की 22 × 11 किया मान लो आपने, तो कितना आना चाहिए? ये 242 आएगा मेरे। 242 कितने का आएगा? जिससे भैया सही है, 242 है ना। तो अब ये 242 जब आएगा तो इसके लिए ऐसे दिखना चाहिए स्क्रीन पे। तो यानी जब उसमें क्या होगा कि ये वाला डायोड जो होगा ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये वाले रिवर्स बायस होने चाहिए ताकि जले ना, ये ना जले, ऐसे ये ना जले, ये ना जले, ये सब जले। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उससे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाते हैं वो ऐसे कुछ कैलकुलेशन बनाते हैं कि ये डायोड आपके फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं और ऐसा लाइट निकलनी शुरू हो जाती है, और बाकी फॉरवर्ड बायस नहीं होती, वहाँ से लाइट नहीं निकलती। तो ऐसे होता है ये, ठीक है। तो इसको लॉजिक सर्किट बोलते हैं, भी आप आगे पढ़ोगे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। तो ऐसा होता है वहाँ पे, ठीक है। सर बहुत जल्दी होता है ये। हाँ बहुत फास्ट होता है, आप करोगे तो करंट है ना, तो मैंने करंट यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से फिर उसमें फॉरवर्ड बायस किया, माइक्रो सेकंड्स में होता है काम। यस सर। ओके, उसके अलावा ये कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए सर। हाँ अभी आ रहा हूँ, उसका पहले नोट कर लो फिर वापस आ जाएंगे एक बार। इन फोन्स एंड वीडियो डिस्प्लेज ट्रैफिक लाइट, अब तो घर में भी यूज होने लग गए हैं, एलईडी बल्ब वगैरह आपके, रिमोट कंट्रोल एक्सेट्रा। तो यहाँ ये यूज होते हैं, ठीक है। उसको सब लोग नोट कर लो। सर वो रिमोट लिखा है। रिमोट कंट्रोल, ये पिक्चर वाली स्लाइड। ठीक है, डन Yes, सर। तो ये इसके यूजेस हैं और एडवांटेजेस क्या हैं, एलईडी क्यों इतना फेमस हो गई है, उसके एडवांटेज ये हैं। सबसे पहले तो ऐसे मैं तो ये बोलूँगा सबसे चीप है, बहुत सस्ती मिलती है ये, इजी टू हैंडल। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है लो पावर एंड
ऑपरेशनल वोल्टेज। पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, उसको काफी ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती थी, काफी ज्यादा पावर चाहिए होती थी, लेकिन अब एलईडी को कम पावर चाहिए होती है, फास्ट है बहुत, तो आपके रिस्पांस टाइम बहुत फास्ट हो जाता है। एंड रिक्वायर नो वार्म अप। पहले जो आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज थी उसको पहले वार्म अप करना पड़ता था, काफी टाइम लगता था गर्म करने में, तब वो काम करना शुरू करती थी। तो ये इसके मेन रीजन है, और वैरायटी इसकी काफी सारे चीजों में यूज होती है, इसलिए ये इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने इसको रीजन को छोटा बनाया था, उसका रीजन ये था एक्चुअली कि ये जो आपकी लाइट आ रही है एक्चुअली, ये मेनली जो है जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये डिप्लीशन लेयर के पास जाके कंबाइंड हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, होल भी यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं जाके। तो सारी लाइट जो है मोस्टली जो है डिप्लीशन लेयर के पास बन रही है। तो डिप्लीशन लेयर के आपको मान लो ये डिप्लीशन लेयर है, तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो लाइट बीच में वो हो जाएगी, है ना, उड़ जाएगी, आपको मिलेगी नहीं। तो हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे चीज छोटी बनाए ताकि जो लाइट है वो यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच जाए, जहाँ से आपको लेनी है लाइट। इस तरफ को हम लोग पतला बनाते हैं। और आपको पता है मेनली यहाँ पे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे यहाँ पे, तो ज्यादा जो लाइट कॉम्बिनेशन होगा वो इस साइड को होगा, इलेक्ट्रॉन होल के जो कॉम्बिनेशन होंगे। तो इस साइड को हमें पतला करना पड़ेगा ताकि लाइट यहाँ से आराम से जंप करके बाहर निकल जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? सर 1 मिनट यहाँ रोक दीजिए। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट है सोलर सेल, चौथा और लास्ट जो आपका इम्पोर्टेंट वो है। तो सोलर सेल जो है लगभग फोटोडायोड की तरह है। जैसे फोटोडायोड में आप लाइट डालते थे तो आपको करंट मिलता था, यहाँ पे आप सोलर लाइट डालते हो तो करंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे बाइसिंग नहीं करते, बिना बाइसिंग के होता है ये। तो सोलर सेल जो होता है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर लाइट डालोगे तो क्या होगा कि ये चार्ज जो है सेपरेट हो जाएंगे, चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस। चार्ज सेपरेशन जब टेक प्लेस लेता है तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो अब जब आप कोई एक्सटर्नल यहाँ पे बैटरी लोड रेजिस्टेंस लगाओगे तो करंट फ्लो होने लगेगा, और जिसका डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। इसमें भी एक पी साइड है और एक एन साइड है। पी साइड को हम पतला रखते हैं काफी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है एक ग्लास लगाते हैं ऊपर, यहाँ से लाइट आती है, ये आपका ग्लास है, और यहाँ से लाइट आती है, तो क्रॉस करके इसको हिट करेगी यहाँ पे। अब इन दोनों को जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली आपको करंट चाहिए। करंट लेने के लिए आपको यहाँ पे बीच में एक तरह का कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेटल। यहाँ पे मेटल कांटेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से एक आपकी वायर जाएगी और एक वायर इस वाले कांटेक्ट से निकलेगी। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देगी। इसके अक्रॉस फिर आप कोई भी अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो आपको करंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम जो लगाते हैं इसको बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसको बोलते हैं मेटल कॉन्टैक्ट को मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जो आप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं यहाँ पे।
मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी जो इसमें पी वाली लेयर है वो थिन है, इसमें क्या होता है जब आपकी लाइट गिरती है और लाइट की जो एनर्जी होती है वो ईजी से ज़्यादा होती है। जब लाइट गिरेगी तो क्या करेगी, इट क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, which move in opposite direction ड्यू टू जंक्शन फील्ड, क्योंकि जंक्शन में आपको पता है बहुत हाई वोल्टेज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत हाई, तो वो जो है जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं उनको दूसरे एक अलग अलग तरह को मूव करा देता है। और ये जो होता है इसके कारण क्या होता है, होल मूव करेंगे किधर को, अगर हम पी एन देखें तो आपका इधर जो होता है चार्ज माइनस वाला होता है, इधर प्लस वाला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, तो आपके होल जो मूव करेंगे किधर को मूव करेंगे, टुवर्ड पी साइड। जो होल क्रिएट होंगे यहाँ पे तो पी साइड को मूव करेंगे, एंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे इट मूव टुवर्ड एन साइड। इट विल मूव टुवर्ड द एन साइड। इससे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो वही हम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है यहाँ पे शो कर रहे थे हम लोग, प्लस और माइनस। इसके कारण फिर हम क्या होता है कि हम जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है तो हम फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के करंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे बस होना ही चाहिए कि जो भी आप मेटल वगैरह यूज करोगे वो सनलाइट के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब सनलाइट की जो इसकी एनर्जी है उसका गैप इससे कम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो ये कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि ये काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ग्राफ बनते हैं, एक बनता है आपका इंटेंसिटी और आई का। आई जो होता है इसका ग्राफ ऐसे बनता है कुछ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेटल इलेक्ट्रोड चाहिए। अगर आप मेटल इलेक्ट्रोड ऐसे नहीं लगाओगे ना ढंग से तो नहीं होगा। जैसे आप लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं मेटल वायर लगा दूं सीधा तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो मेटल वायर में सिंपल नहीं करेगा क्योंकि उसका अपना बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वगैरह होता है, तो आपको ढंग से कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड का ये काम होता है कि कॉन्टैक्ट ढंग से बने ताकि रेजिस्टेंस वगैरह ज़्यादा ना हो, तो तब यहाँ पे जो है आराम से करंट फ्लो होता है। तो करंट जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? वही कह रहा हूँ, इंटेंसिटी क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस था उनके बीच में, भाई ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस तो थे ही ना। सर इक्विलिब्रियम स्टेट इधर अचीव हुआ था तो आई नेट तो जीरो होना चाहिए था उसके बाद। जब क्या नहीं हुआ था सर इक्विलिब्रियम में आने के बाद डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो गए थे, तो करंट उस टाइम जीरो था, तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए हाँ, था। लेकिन नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना। ठीक है, डिफ्यूजन करंट और बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे माइनस है मान लो, पोटेंशियल यहाँ पे प्लस है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप ढंग से कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनाओगे मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड लगा के तो आप करंट फ्लो करा सकते हो, उसका मतलब ये हुआ है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वायर लगा के करोगे तो नहीं होगा वो काम, अगर आप ऐसे करोगे तो, क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में ना जो। ठीक है, इसलिए है वो, इसलिए आज जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। तो बिना उसके भी वो रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो शुरू में भी रहेगा, लेकिन वो बस थोड़े टाइम के लिए रहेगा, बंद हो जाएगा फिर। अगर आप और जनरेट नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन होल वगैरह तो खत्म हो जाएगा, मन न्यूट्रलाइज वगैरह कर देगा तो फिर वो काम रुक जाएगा आपका।
इसमें जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है, जो कई बार नीट में ही पूछा गया और बोर्ड में ही पूछा जाता है, वो ये वाला ग्राफ है, करंट वर्सेस वोल्टेज। तो जब वोल्टेज काफी ज्यादा होगी तो केस कौन सा होगा? ओपन सर्किट का। जब वोल्टेज ज्यादा होगी ये वाला केस होगा, तो उस समय करंट कितना होगा? 0। तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा। और जब आपका करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज कम होगी, तो ग्राफ जो बनता है ये ऐसे बनता है। तो ये जो केस है यहाँ पे करंट 0 है, वोल्टेज मैक्सिमम है, तो ये ओपन सर्किट है। और यहाँ पे जो है आपका करंट ज़्यादा है, तो ये करंट जो है ये शॉर्ट सर्किट वाला केस है। ये पूछ लेते हैं कई बार कि ग्राफ कैसे बनेगा, या मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट है और ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के केस में वोल्टेज मैक्सिमम, करंट 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। ठीक है, क्लियर हुआ ये? क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, लास्ट इसका यूजेस। इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं, सोलर सेल का आपको पता ही यूज किया, कुकिंग फूड वगैरह में यूज होता है। मैंने आपको जहाँ पे लाइट वो चाहिए हो, कुकिंग फूड, पंपिंग वाटर, कैलकुलेटर में यूज होता है, रिस्ट वॉचेस, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे यूज, कई जगह पे यूज कर रहे हैं आजकल ये, ताकि लाइट का ज़्यादा कंजम्पशन ना हो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज होता है एनर्जी सोर्स की तरह। तो कई जगह इसके यूजेस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीबीएसई का है, बोर्ड का। तो ये क्वेश्चन है, अगले पेज पे कर लो। ये क्वेश्चन था, व्हाट डू द एक्रोनिम्स laser and LED stands for? And Laser was a light amplification simultaneation of radiation, or LED was a light emitting diode. name the factor which determines frequency, second, intensity of the light emitted by LED। ठीक है, तो जैसे आपने बताया लेजर का जो फुल फॉर्म है, इसका जो मीनिंग है, इट स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of
रेडिएशन एंड एलईडी इज फॉर लाइट एमिटिंग डायोड, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि नेम द फैक्टर विच डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी। एलईडी से जो लाइट निकलती है वो किस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड करेगा आपको कि मैंने इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लेके जंप करके आया, क्या है मतलब कि इसकी एनर्जी गैप कितना है। एनर्जी गैप दैट इज टाइप ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, मैंने किसका एन बनाया आपने। और जो इंटेंसिटी है कितनी लाइट निकलेगी, इंटेंसिटी डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होल के कॉम्बिनेशन अगर ज़्यादा होंगे तो कब पॉसिबल है, अगर डोपिंग हमारी ज़्यादा हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग लेवल। तो ये डोपिंग लेवल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन कर लेते ना पीछे की, अगर ये हम रिवर्स बायस में क्यों यूज करते हैं। फोटोडायोड कर लिया था ना हमने, क्योंकि सैचुरेशन करंट जो ये भी पूछते हैं कई बार बोर्ड में कि इसे रिवर्स बायस क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट फिनिश होता है। अब अगला जो इसका पार्ट है वो है ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर जो है हम ब्रेक की बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। भी 5:35 हो रहे हैं, 6 बजे तक, 6 बजे मिलते हैं हम लोग। ठीक है सर, हाफ एन आवर का ही दे दीजिए ना। चलो ठीक है, 6:05 में मिलते हैं। यस सर। चलो ब्रेक। सर लिखा नहीं था अभी वो। क्या क्या नहीं लिखा आपने? लास्ट पेज तो है, लिख लिया सर। हाँ लास्ट पेज ही है ना, देख लो।